दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार की नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का विरोध किया, जिसके लिए इन्होंने प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका अपनाया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक ठेले पर हवाई जहाज, ट्रेन, बस, सड़क और टेलीफोन के मॉडल सजाकर शास्त्री भवन के पास पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग हाथों में पोस्टर लिए दिखे जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे, जबकि एक कार्यकर्ता के चेहरे पर वित्त मंत्री का मास्क नजर आया तो दूसरे के चेहरे पर प्रधानमंत्री का मास्क दिखा। सरकारी संपत्तियों को लीज पर देने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शन की अगुवाई एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज कुंदन ने की और उन्होंने सरकारी संपत्तियों को लीज पर देने के केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े किए। अगर भाजपा के लिए आज देश चलाना संभव हो चुका है तो हम चाहते हैं कि वो आज भी समय है देश को छोड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 23 अगस्त को नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का ऐलान किया था और 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना पर सरकार को घेरा था। सौभाग्य की बात है कि लगभग 2 हफ्ते पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एनएमपी यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू करने का ऐलान किया था, जिसमें बताया गया था कि केंद्र सरकार रेलवे, रोड, गैस और तेल की पाइपलाइन, स्टेडियम जैसी संपत्तियों को लीज या किराए पर देकर पैसे कमाएगी, जिससे 4 साल में 6 लाख करोड़ की आमदनी होने की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस इसे सरकारी कंपनियों को बेचने की साजिश बताकर विरोध कर रही। दिल्ली विधानसभा को लाल किले से जोड़ने वाली गुप्त सुरंग जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इस सुरंग को जल्द ही आम लोगों के लिए खोलने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सुरंग अंग्रेजों के जमाने से वहां पर है, यानी उस वक्त से जब देश गुलाम था और दिल्ली में जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की कैद में होते थे उनमें ज्यादातर को लाल किले में बंद किया जाता था। अब उस वक्त कई ऐसे लोग थे जिनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, यानी उनकी गिरफ्तारी से ही जनता भड़क जाती थी। तो ऐसे लोगों को अदालत तक ले जाना और फिर सजा दिलवाना अंग्रेजी हुकूमत के लिए आसान नहीं था। बताया गया कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को लाल किले से अदालत तक ले जाने के लिए यह सुरंग बनाई गई थी। दिल्ली विधानसभा का जो भवन है उस वक्त वहां अदालत हुआ करती थी और लाल किले से कैदियों को वहां लाया जाता था। यानी सरल भाषा में कहें तो कैदियों को जेल से अदालत तक लाने के लिए यह सुरंग बनाई गई थी। जेल थी लाल किला और अदालत थी आज का दिल्ली विधानसभा का भवन। अगर अदालत ने किसी को फांसी की सजा सुना दी तो फांसी घर भी अदालत के ही अंदर था। हालांकि अभी वो बंद है, लेकिन उसे भी आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही। दिल्ली विधानसभा से लाल किले के बीच बनी इस सुरंग की लंबाई करीब 7 से 8 किलोमीटर है। हालांकि इतने सालों में कई जगह से वो सुरंग टूट चुकी है, इसलिए उसे पूरी तरह खोला जाना संभव नहीं होगा। ये रास्ता जो है पूरे इस भवन के इर्द गिर्द है, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला, और दूसरा साइड हालांकि ये बंद किया गया है और इसी विधानसभा भवन के ठीक पास में यहाँ पर फांसी घर भी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एसडीआरएफ के जवानों की मुस्तैदी ने एक लड़के की जान बचा ली। वहां सरयू नदी में एक 17 साल का लड़का नहाते वक्त डूब रहा था, जिसके बाद उसके परिवार वाले दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत यह रही कि वहां एसडीआरएफ की एक टीम पहले से तैनात थी, जिसने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां नाव भेजी और एक जवान ने उसे बचाने के लिए फौरन टायर के साथ छलांग लगा दी। लड़का पानी में पूरी तरह डूब गया था। उसे निकालने में एसडीआरएफ के जवान को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसे देखते हुए एक और शख्स उसकी मदद के लिए पानी में कूद गया। जब उस लड़के को नदी से बाहर निकाला तो वो बेसुध हो गया, जिसके बाद उसे उठाकर घाट तक लाया गया। युवक के सही सलामत बचने के बाद उसके परिवार वालों ने चैन की सांस ली। ठीक है। बताया गया कि 17 साल का आदित्य अपने परिवार के साथ सरयू नदी में नहाने आया था। नदी में उफान होने की वजह से वो हादसे का शिकार हो गया। सौभाग्य की बात है कि मानसून की बारिश के बाद अयोध्या में सरयू नदी उफनाई हुई है, जिसमें नहाते समय पैर फिसला तो जान भी जा सकती है। लेकिन अयोध्या आने वाले श्रद्धालु सरयू में डुबकी लगाए बिना लौटना नहीं चाहते, जिनको अंदाजा भी नहीं होता कि नदी की गहराई कितनी है, जिसकी वजह से अभी 2 महीने पहले ही वहां एक परिवार के 9 लोग डूबकर मर गए थे। लेकिन उसके बाद भी अयोध्या के घाट पर न तो नहाने वालों की भीड़ कम हुई, न ही उन्हें अलर्ट करने का इंतजाम नजर आया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला ने ठगी के आरोप में बीजेपी नेता की पिटाई कर दी। महिला का आरोप है कि उसके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर बीजेपी नेता उत्तम वर्मा ने करीब 1.5 साल पहले उससे 1,75,000 रुपए लिए थे।
लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही बीजेपी नेता ने पैसे वापस किए। इससे गुस्साई महिला ने त्रिवेदीगंज ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा को बीच सड़क पर घेर लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि बीजेपी नेता मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी उस महिला ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यह हंगामा यही नहीं थमा, उसने बीजेपी नेता को पीटने के लिए चप्पल भी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने वो चप्पल उनकी तरफ फेंकी वो वहां से चले गए। उत्तम भैया हमारे साथे ही सरकार में रह कर हमका पार्टी में रख कर हमारे साथे बर्बाद कर दी हमका। इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें महिला और बीजेपी नेता की आवाज सुनाई दी। पैसा न दे। ठगी का आरोप लगने के बाद उत्तम वर्मा सामने आया और इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया। साजिश के तहत ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस को इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर उत्तम वर्मा के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। सौभाग्य की एक बात है कि बाराबंकी का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता और उन पर चप्पल चलाने वाली महिला दोनों ने थाने में शिकायत दी, जिसमें बीजेपी नेता ने यह तो माना कि उन्होंने महिला से 2.25 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन उनका दावा है कि ये रुपए उन्होंने उधार के तौर पर लिए थे, जिसमें 1,35,000 वो कैश लौटा चुके हैं। जबकि महिला का आरोप है कि बीजेपी नेता ने नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए लिए थे और वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। गोरखपुर से अगवा एक नाबालिग लड़की के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि करीब 2 महीने से यह केस यूपी पुलिस के पास था, लेकिन अगवा की गई लड़की की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से यह केस ले लिया था और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। और केवल 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने कोलकाता में उस लड़की को सुरक्षित ढूंढ लिया और उसे अगवा करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जैसे ही यूपी पुलिस ने उसे केस से जुड़े दस्तावेज दिए तो वो कई टीमें बनाकर काम पर लग गई। इस मामले में कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इतने लंबे समय से उसने कुछ नहीं किया और यह केस यूपी पुलिस की हालत को दर्शाता है। साथ ही अदालत ने इस केस में आगे की कार्रवाई के लिए भी दिल्ली पुलिस को ही निर्देश दिए। टिकरी बॉर्डर पर जारी आंदोलन में शामिल कई किसानों ने दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे जैम कर खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में जानबूझकर किसानों की बिजली काटी गई, जिससे नाराज इन लोगों ने रात में ही नेशनल हाईवे जैम कर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर रहे इन किसानों में कुछ सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे, जबकि कुछ इनका जोश बढ़ाते नजर आए। जैम की सूचना मिली तो जल्द ही वहां रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी पहुंच गई ताकि प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया जा सके, लेकिन बात नहीं बनी और करीब 2 घंटे तक इसी तरह ये लोग वहां जमे रहे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। हमारी लाइट बंद कर दी है, लोगों ने किसानों को तंग कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी कि जब तक कृषि सुधार कानूनों पर उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। सानू कितना भी परेशान कर ले, असी इत्थों ना जान वाले हैं ना हलन वाले हैं। खबर है कि जब 2 घंटे बाद बिजली आई तब जाकर ये लोग हाईवे से हटे और जैम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर किसान 9 महीने से धरने पर हैं और इस दौरान जब भी बिजली या पानी की सप्लाई बंद होती है तब वो सड़क जैम कर देते हैं, क्योंकि किसान संगठनों को शक है कि हरियाणा सरकार उनको परेशान करने के लिए बिजली काट देती है। जबकि बिजली विभाग के अधिकारियों की दलील है कि तार, ट्रांसफार्मर और बिजली के सबस्टेशन की मरम्मत के लिए भी बिजली सप्लाई रोकनी पड़ती है और आंधी पानी में तार या खंभे टूटने की वजह से भी बिजली सप्लाई रुकती है, जिसे ठीक करने में 2-4 घंटे का वक्त तो लगता ही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी को एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बताया गया कि लोगों ने उनके सामने सड़क बनवाने की मांग रखी, जिस पर वो भड़क गए, जिसके बाद बात बढ़ती चली गई और भीड़ भी गुस्से में आ गई। ऐसे में कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बीजेपी विधायक के बैनर और पोस्टरों को उखाड़ फेंका। देखते ही देखते लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिस वजह से हंगामा बढ़ता चला गया। गुस्साए लोग बीजेपी नेता के समर्थकों से भी भिड़ गए। इस बीच विधायक ने लोगों को भरोसा दिया कि सड़क बनवाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसमें क्लियरेंस मिलेगी तो सड़क का काम प्रारंभ करवा दिया जाएगा। बाद में पुलिस वालों ने भीड़ के बीच से किसी तरह बीजेपी विधायक को वहां से भेज दिया। सौभाग्य की एक बात है कि रुद्रप्रयाग के बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी अपने इलाके में सड़कें बनवाने को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते रहे हैं, जो अब सड़कों के मुद्दे पर ही लोगों की नाराजगी भी झेल रहे हैं, जिनको 10 महीने पहले एक सड़क का शिलान्यास के मौके पर लोगों ने घेर लिया था और अब फिर एक गांव में सड़क न बनने से नाराज लोगों से उनकी बहसबाजी बवाल में बदल गई, जिसे विधायक ने विरोधी पार्टी की साजिश बताया।
डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया के मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस मामले में दायर राज्य सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि ऐसी याचिकाएं कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं। असल में ममता सरकार ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उसे बिना यूपीएससी के दखल के डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अपने एक पुराने आदेश में किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के चयन और उनके कार्यालय के बारे में दिशा निर्देश दिए थे और कहा था कि राज्य सरकारों को राज्य के 3 सबसे बड़े अधिकारियों के पैनल से डीजीपी का चयन करना होगा और वो भी यूपीएससी की सलाह पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कानपुर देहात के तहसील कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और फिर देखते ही देखते तहसीलदार का दफ्तर अखाड़े में तब्दील हो गया। वहां 2 लोग एक जमीन के मालिकाना हक के लिए एक दूसरे को बुरी तरह पीटने लगे। जैसे ही हाथापाई हुई वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन इन्हें किसी की चिंता नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को चप्पलों से मारते पीटते पास खड़ी एक कार से टकरा गए। इस दौरान एक आदमी जमीन पर गिर तक गया, लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई। इसके बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें अलग किया, तब कहीं जाकर इस लड़ाई को रोका जा सका, जिसके बाद दोनों ही पक्षों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया। सौभाग्य की एक बात है कि जमीन का विवाद गांवों से ज्यादा उन तहसीलों में बवाल की वजह बनने लगा है जहां जमीन की रजिस्ट्री होती है, क्योंकि तहसील में जमीन खरीदने वाले, बेचने वाले, जमीन के दलाल, रजिस्ट्री के कागजात तैयार करने वाले, बेनामा लेखक, वकील और तहसील के कर्मचारी सभी मौजूद रहते हैं, जो जमीन के सौदे से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं और उनके बीच भी विवाद हो सकता है, जिससे निपटने के लिए कानपुर की तहसील में पुलिस कहीं नजर नहीं है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर बने कई मकानों को तोड़ दिया। प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हुई, जिसके लिए वो पूरे दल बल के साथ रायपुर गांव पहुंचा और उसने खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद से सरकारी जमीन पर बने इन मकानों को एक एक कर ढहा दिया। जिस वक्त ये कार्रवाई की गई, वहां इन मकानों में रहने वाले लोग भी मौजूद रहे, जो अपने आशियानों को उजड़ता देख मायूस हो गए। प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया और जब इन लोगों ने अपने आप कब्जा नहीं हटाया तो ये एक्शन लिया गया। कुछ घंटे चली कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन पर मलबे का ढेर नजर आया, जिसे ले जाने के लिए वहां एक डंपर भी मंगाया गया। साथ ही अवैध कब्जा हटाते वक्त कोई हंगामा और विरोध न हो, इसके लिए वहां पुलिस की तैनाती भी दिखी। सौभाग्य की बात है कि रामपुर के गांव में जिन लोगों के मकान तोड़े गए उन पर गांव पंचायत की जमीन पर कब्जा करने का आरोप था, जिसके लिए नोटिस भी दिया गया था। लेकिन जब लोगों ने खुद अवैध निर्माण नहीं हटाया तो प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीन से घरों को तोड़ दिया, जिनमें 2 लोगों को दूसरी जगह घर बनाने के लिए जमीन भी दी गई, क्योंकि उनके पास खेत और जमीन के नाम पर कुछ नहीं है। शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिन के कारोबार के दौरान ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बना दिया। यह रिकॉर्ड जस्ट डायल के अधिग्रहण की खबर के बाद बना। खबर आई कि रिलायंस रिलेटेड वेंचर्स लिमिटेड ने सितंबर से जस्ट डायल का कंट्रोल पूरी तरह से हासिल कर लिया है। जस्ट डायल एक ऑनलाइन डायरेक्टरी सर्विस है जिसे खरीदने के सौदे का ऐलान कंपनी ने जुलाई में किया था और ये सौदा पूरा होने की जानकारी कंपनी ने देते हुए ये बताया कि अब जस्ट डायल की 40.98% हिस्सेदारी रिलायंस के पास है। हालांकि जस्ट डायल की शुरुआत करने वाले वीवीएस मणि अब भी मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। इस खबर के बाद शुरुआती कारोबार में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 1.79% उछला और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1.39% उछलकर कारोबार करने लगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ग्रीन एनर्जी से जुड़ी पहल कर 75,000 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई और क्लाइमेट चेंज पर सरकार के विजन की तारीफ की। Shri Narendra Modi ji, you are the architect of a new India. Your vision of new India is propelled by new and renewable energy. It will create millions of new and high-value green jobs for our youth. It will give a big boost to green enterprise in India.